welcome back. In this video, we are going to do the remaining MCQs of biology. Which is the longest phase of cell cycle? Question number 45. यानी कि सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज कौन सा होता है जहाँ पे सेल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है. इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेल जब रिप्रोड्यूस करता है, जब सेल रिप्रोड्यूस करता है तो उसके दो फेजेस होता है, यानी कि सेल साइकिल के दो स्टेप्स होता है. पहला होता है इंटरफेज, जिसके अंदर क्या होता है, प्रिपरेशन होती है, तो प्रिपरेशनल फेज होता है ये. और एम फेज क्या होता है, एम फेज सेकंड स्टेप होता है जो कि मेन डिविजनल फेज होता है जहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड करता है. तो इंटरफेज के 3 स्टेप्स होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज. और एक हमारे पास होता है G0 फेज, जिसके अंदर सेल ये होता है रेस्टिंग पीरियड. जब सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो G0 फेज में जाके बैठ जाएगा. ठीक है. और एम फेज में आपने नाम सुना होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये चारों स्टेप्स इसके एम फेज के अंदर है. एम फेज में ही आपका एक्चुअल डिवीजन होता है. एम फेज में ही आपका न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है. 2 न्यूक्लियस के अंदर आपका सेल स्प्लिट हो जाता है 2 सेल के अंदर. ठीक है. यानी कि कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दोनों के दोनों एम फेज में होता है. समझ आ गया. तो यानी कि पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट फेज कौन सा, तो एस फेज आपका लॉन्गेस्ट फेज होता है. Question number 46. In which of the following would you observe high mitochondrial activity? मैंने पहले भी कहीं पे बताया हुआ है कि mitochondrial activity वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट जिस सेल की ज़्यादा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर प्लांट में अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, डिवाइड करना, क्योंकि ये क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं. इनके पास कैपेबिलिटी होती है किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई भी सेल बना सकते हैं. तो इनके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ सेल्स. तो इनके अंदर एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा लगेगा. तो यानी कि ऐसे टिश्यू, ऐसा सेल जिसके अंदर एटीपी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा काम हो रहा है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी हाई होगी. तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर और जर्मिनेटिंग सीड जो होता है, सीड को आपने जर्मिनेट कर दिया, उसके बाद सीड ग्रो होता है आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे प्लांट के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. तो जो सीड है उसमें हाई क्वांटिटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी एक्टिवली काम कर रहा होता है, क्योंकि उससे नया सेल बन रहा होता है. राइट. तो ये इन दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी बिल्कुल हाई होगी. क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर कह रहे हैं टिश्यू क्या होता है. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स जिनका सेम ओरिजिन हो, पहली बात. दूसरी बात ये कि उनका सेम फंक्शन हो. एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि उनका स्ट्रक्चर, उनका फीचर्स, उनका शेप सेम होना चाहिए. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. सही है. क्वेश्चन नंबर 48. ट्रैकिया. अब ये वाला ट्रैकिया हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला ट्रैकिया नहीं है. ये ट्रैकिया प्लांट के अंदर जो जाइलम टिश्यू होता है उसके अंदर जो ट्रैकिया और वेसल्स होता है ना, ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स, ये वो वाला ट्रैकिया है. तो ट्रैकिएट्स, वुड फाइबर्स, पेरेन्काइमेटस टिश्यू, ये सारी चीज़ें जाइलम का पार्ट है. ठीक है. उसी तरीके से 49 भी बहुत रिलेटेड है इससे, कि फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ये दोनों टाइप्स हैं किसके, प्राइमरी टिश्यू के. मैंने बहुत बार ये बताया है ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस के अंदर, कि प्लांट टिश्यू 2 तरीके का होता है. एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट. और परमानेंट फिर हमारे पास एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स हमें पता है जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये फर्दर टिश्यू से बने हुए होते हैं, फर्दर टाइप ऑफ टिश्यू, इनकी और क्लासिफिकेशन होती है. राइट. सिंपल हमारे पास होता है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, ये सिंपल है. तो ये जो आप देख रहे हो ना, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल टिश्यू है. अच्छा, सीव ट्यूब, पेरेन्काइमा, कंपेनियन, ये सारा का सारा फ्लोएम का पार्ट है. फ्लोएम के 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स और एक होता है कंपेनियन सेल्स. तो ये दोनों फ्लोएम के पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर कह रहा है हाइडाथोड्स. अगर आपने नाम नहीं सुना तो ध्यान से सुनिएगा, कि लीफ के अंदर कुछ इस तरीके से होल्स की तरह दिखने वाले ग्लैंड्स होते हैं जो कि वाटर को रिमूव करते हैं. वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं. ये काम आते हैं ट्रांसपिरेशन में. ठीक है. ये जब पानी होल से निकलता है तो प्लांट को इवापोरेट होता है, तो प्लांट को पीछे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी स्किन में से स्वेट निकलता है. तो जो ये हाइडाथोड्स, वो होल्स होते हैं, वो वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जिनके जरिए पानी ट्रांसपायर होता है लीफ के सरफेस से. 51 के अंदर कह रहा है द लेटरल मेरिस्टेमेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. मेरिस्टेमेटिक भी आपका बहुत सारे
प्रकार का मेरिस्टेमेटिक होता है, I mean बहुत सारे टाइप का मेरिस्टेमेटिक होता है. लेटरल मेरिस्टेमेटिक आपका काम करता है, लेटरल यानी कि वो इस चौड़ाई के अंदर वो ग्रोथ करवाएगा. ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रोथ इन थिकनेस. ठीक है, यहाँ से ग्रो करेगा प्लांट. और जबकि अगर आप दूसरा वाला मेरिस्टेमेटिक देखो, मेरिस्टेमेटिक दो होता है, एक एपिकल होता है, एक लेटरल होता है. जो लेटरल वाला होता है वो थिकनेस में ग्रोथ करवाएगा, जो एपिकल होता है वो लेंथ में ग्रोथ करवाएगा. तो अगर स्टेम की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे जो टिश्यू काम कर रहा है वो एपिकल कर रहा है. तो अगर लेंथ में काम कर रहा है तो एपिकल, अगर ऐसे हो रहा है तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक. 53 कंपेनियन सेल्स, मैंने भी ऊपर बताया कंपेनियन सेल्स किससे एसोसिएटेड होता है, सीव ट्यूब से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि दोनों ही फ्लोएम का पार्ट है. तो ऑप्शन सी इज राइट. 54 द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री. याद रखिएगा, ट्री के ट्रंक के ऊपर इस तरीके से रिंग्स होती हैं. इस तरीके से क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं. इनको एनुअल रिंग्स बोलते हैं क्योंकि हर रिंग एक साल में एक आती है. तो यानी कि 1 एनुअल रिंग इज इक्वल टू 1 ईयर ओल्ड प्लांट. यानी कि अगर मुझे पता लगाना है कि ये प्लांट कितना साल पुराना है, ये हम कहते हैं ना दिस प्लांट इज, दिस ट्री इज़ 100 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड. तो ये पता कैसे लगा, ये ऐसे पता लगा कि ट्री के ट्रंक के अंदर इस तरीके से रिंग्स बनी हुई होती हैं. अगर एक रिंग है तो यानी कि दिस ट्री इज़ 1 ईयर ओल्ड. ऑप्शन सी इज़ राइट कि यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स. 55 द लेटरल रूट्स. लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होता है किससे, पेरिसाइकल सेल्स. पेरिसाइकल एक तरह का सेल होता है जिससे लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होता है. ठीक है, लेटरल रूट सेकेंडरी रूट एक ही बात है, मीन सेम. उसके बाद 56 फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम. पानी जाता है जाइलम के थ्रू, फूड ग्लूकोज जाता है फ्लोएम के थ्रू. ग्लूकोज बनता है लीफ के अंदर, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज के अंदर, फिर ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के ज़रिए. और जो ग्लूकोज एक्सेस है तो ये स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में. 57 द चीफ फंक्शन ऑफ द वेसल्स इन द प्लांट. यानी कि वेसल्स का मेन फंक्शन क्या होता है. वेसल्स देखो, जाइलम टिश्यू हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. जाइलम के दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जाइलम वेसल्स और एक होता है ट्रैकियल्स. जो वेसल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा मदद करते हैं. तो ये वाटर की कंडक्शन यानी कि वाटर को कैरी करते हैं अपने अंदर, और मिनरल सॉल्ट को कैरी करते हैं रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में. तो ऑप्शन सी इज़ राइट. 58 के अंदर कह रहा है एक्टिव सेल डिवीजन कैन बी सीन इन सब ऑप्शंस में से एक्टिवली जो सेल डिवाइड करता है, ज़्यादा डिवीजन किन सेल में होती है, तो वो है आंसर कैम्बियम में. कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल, इनमें इतनी नहीं होती. अभी हमने ऊपर पढ़ा पेरिसाइकल क्या होता है. पेरिसाइकल वो सेल होता है जो कि लेटरल रूट की उसमें मदद करता है. लेटरल रूट उससे ओरिजिनेट हुआ होता है. तो कैम्बियम सही ऑप्शन हो जाएगा. कैम्बियम, क्यों कैम्बियम में ज़्यादा डिवीजन होती है, सेल डिवीजन इतनी रैपिड क्यों होती है, वो इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. और कोई भी चीज़ जिसके अंदर डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर कोई चीज़ काम आए, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, तो वो ग्रोथ के अंदर काम आता है, उससे नई चीज़ें, नया सेल बनता है उससे. तो इसीलिए उसको उसकी सेल डिवीजन रैपिड होगी, एक्टिव होगी. 59 एक्सटर्नल प्रोडक्शन टिश्यू इज ऑफ डाइकोट आर. एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव यानी कि डाइकोट प्लांट पहले समझ लेते हैं डाइकोट मोनोकॉट क्या होता है. तो डाइकोट के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है और कॉर्क होती है. आपने अगर अगर आपको पता हो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को ऑब्जर्व किया था. इस तरीके से ट्री लिया, ठीक है, ट्री की बार्क होती है, इस तरीके से छाल होती है ना, इसको बार्क कहते हैं. दिस इज नॉट डॉग वाला बार्क, बट दिस इज ट्री का ट्रंक वाला जो ऊपर वाला कवरिंग होती है उसको बार्क कहते हैं. इससे फिर इससे कॉर्क बनता है. ठीक है, ये कॉर्क के अंदर ना इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए होता है. तो रॉबर्ट हुक ने कहा कि इसके अंदर हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है. तो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को ऑब्जर्व किया था, कॉर्क को. तो कॉर्क प्रोटेक्टिव लेयर होती है ट्रंक के ऊपर. ठीक है, अब डाइकॉट क्या होता है. एक सीड के अंदर ना इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है. पहले जो एम्ब्रियो होता है ना वो ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो जाता है. ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्लूम्यूल, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडिकल. दोनों को एपिकल, ये जो है ना एपिकल एंड्स या एपिकल टिप्स बोला जाता है. फ्लूम्यूल से बनती हैं स्टेम्स और शूट, रेडिकल से बनता है रूट.
और उस तरीके से एम्ब्रियो के अंदर लीफ प्लांट के एम्ब्रियो में इस तरीके से 2 पत्ते निकल के आते हैं। अगर एक निकलेगा इस तरीके से, इस ऐसे ये दोनों इस स्ट्रक्चर को कॉटिलेडॉन बोलते हैं। अगर एक निकलेगा तो बोलेंगे मोनोकॉट, अगर 2 निकलेंगे तो बोलेंगे डाइकॉट। तो पूछ रहा है कि डाइकॉट के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो कौन सी होती है, तो वो एपिडर्मिस होगी और कॉट होगी। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होती है। 60 के अंदर कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रंक ऑफ ट्री शोड 50 एनुअल रिंग्स। अगर एक ट्री के पास 50 एनुअल रिंग्स है तो बताओ उसकी उम्र क्या होगी। ऑफकोर्स 50 ईयर्स ओल्ड होगी, क्योंकि मैंने बताया था एक एनुअल रिंग बताती है कि दिस प्लांट इज़ 1 ईयर ओल्ड। 61 अ सिंपल मैकेनिकल टिश्यू विद अनलिग्निफाइड सेल। अनलिग्निफाइड इसके अंदर लिग्निन ना हो, सेकेंडरी सेल वॉल ना हो, तो सिंपल मैकेनिकल टिश्यू यानी कि ऐसा टिश्यू प्लांट की बॉडी में जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। प्लांट में 2 सेल्स मैकेनिकल सपोर्ट देता है, एक है स्क्लेरेन्काइमा और एक है कोलिनकाइमा। मैकेनिकल टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट इज गिवन बाय मैकेनिकल टिश्यू, और मैकेनिकल टिश्यू कोलिनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है अनलिग्निफाइड, तो जिसमें लिग्निन ना हो, सेकेंडरी सेल वॉल ना हो, तो स्क्लेरेन्काइमा क्या है, लिग्निफाइड है, जबकि कोलिनकाइमा क्या है, अनलिग्निफाइड। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पेरेन्काइमा मैकेनिकल नहीं है। पेरेन्काइमा मैकेनिकल यानी कि जो सपोर्ट करे, जो प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करे, स्टेम वगैरह को सपोर्ट करे, तो पेरेन्काइमा सपोर्ट में काम नहीं आता। रही बात क्लोरेन्काइमा की, तो क्लोरेन्काइमा भी सपोर्ट में काम नहीं आता। प्लांट के अंदर से जो टिश्यू होता है उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। 62 के अंदर कह रहे हैं कि द चीफ फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब मैंने बताया फ्लोएम के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सीव ट्यूब और एक होता है एक होता है सीव ट्यूब और एक होता है कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब का मेन फंक्शन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये फ्लोएम में है, राइट, ये फ्लोएम में है। तो इसका काम मेन फंक्शन ही क्या है कि ये लीफ से ग्लूकोज को लेके जाएगा। ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो लीफ से ग्लूकोज यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ट्रांसलोकेट करेगा, यानी कि उनका ट्रांसफ़र करेगा। अच्छा।